प्रिय विद्यार्थी, आप सबका स्वागत है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर ऑनलाइन क्लास में। प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है शासन द्वारा, उस पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसमें 30% पाठ्यक्रम की कटौती कर दी गई है कोरोना की वजह से। केवल 70% पाठ्यक्रम ही हम लोगों को पढ़ना है। तो 30% में कौन कौन से पाठ को निकाल दिया गया है ये हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में, और 70% में कौन कौन से पाठ हमको पढ़ने हैं ये आज ये दो विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 30% में कौन कौन से पाठ हम लोगों के जो ये संशोधित पाठ्यक्रम आया है पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है, उनको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। उनको आप बिल्कुल टच मत करिएगा उन पाठों को। तो आइए देखते हैं, जिसमें पहला हम लोग चर्चा करेंगे गद्य पे, गद्य खंड में। तो गद्य खंड में जो पहला वो है पाठ है जो पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है वो है क्या लिखूं। ये पाठ संख्या हमको लग रहा है तीसरा या चौथा पाठ था, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बताता चलूं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का न जीवन परिचय आपको परीक्षा में पूछा जाएगा अब, न ही क्या लिखूं पाठ से संदर्भ सहित व्याख्या आएगा अब इस वर्ष। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर को भी आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। इससे कोई भी सवाल आपके परीक्षा में नहीं बनने वाला है। पानी में चाँद और चाँद पर आदमी जयप्रकाश भारती, यह भी आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, परीक्षा में नहीं आएगा। इस तरह से जो गद्य का जो है तीन पाठ आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। 3 पाठ आपको नहीं पढ़ना है। ये क्या लिखो, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चाँद और चाँद पर आदमी, ये तीनों पाठ अब आपको नहीं पढ़ना है। इन तीनों पाठों को आप गलती से भी अध्ययन मत करिएगा। अगर जानकारी के लिए अध्ययन करना है तो कोई बात नहीं है, जानकारी के लिए पढ़िए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मत पढ़िएगा इसको, ठीक। अब हम आते हैं काव्यखंड पे। काव्यखंड पे चर्चा कर लें। काव्यखंड में जो आपका पाठ है एक सुमित्रानंदन पंत का, जिसमें चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, ये 2 कविता संकलित की गई थी आपके पाठ्यक्रम में, लेकिन इस वर्ष चंद्रलोक में प्रथम बार ये जो कविता है ये आपके पाठ्यक्रम से इस वर्ष निकाल दिया गया है। महादेवी वर्मा की जो रचना है आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है हिमालय से, और वर्षा सुंदरी के प्रति, तो वर्षा सुंदरी के प्रति आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है कोरोना की वजह से। माखनलाल चतुर्वेदी की 2 रचना आपके पाठ्यक्रम में रखी गई थी, एक थी पुष्प की अभिलाषा और एक थी जवानी। जवानी कविता भी आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। अभी हम लोग कल जवानी कविता का संदर्भ सहित व्याख्या पढ़े, पुष्प की अभिलाषा पढ़े, तो उसमें से जो जवानी कविता अभी हम रिसेंटली पढ़े हैं उसको अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक। इसके बाद से केदारनाथ सिंह की जो रचना है नदी, ये अब आपको पढ़ना ही नहीं है केदारनाथ सिंह को, ठीक। और जो अशोक वाजपेयी की जो एक रचना है युवा जंगल, तो युवा जंगल आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वो हम नीचे देखेंगे कौन कौन से चीज़ हमको पाठ्यक्रम में रखा गया है 70% में। ये अभी केवल हम चर्चा 30% की कर रहे हैं। 30% में जो पाठ्यक्रम की कटौती की गई है 30% की अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो 30% में पाठ्यक्रम कटौती की गई है उसमें हमारा जो है 3 पाठ गद्य का, और हमारा 4 ये सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, ये जो हमारे 5 कवि हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 कवि हैं, 5 कवि का जो 2 जहाँ कविता थी उसमें से एक ही कविता पढ़नी है। और जैसे कि सुमित्रानंदन पंत का चींटी पढ़ना है, चंद्रलोक में प्रथम बार निकाल दिया गया, वर्षा सुंदरी के प्रति निकाल दिया गया, जवानी निकाल दिया गया, नदी निकाल दिया गया, युवा जंगल निकाल दिया गया है। अब इस पर चर्चा नहीं होगी, ठीक। आते हैं अब हम सीधे संस्कृत खंड में। संस्कृत खंड में केन किन वर्धते पाठ अब आपको नहीं पढ़ना है, इस पर कोई चर्चा आप मत करिएगा। अन्योक्ति विलासः, ये इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। अगर इसको आप पढ़िएगा भी मत, जानकारी के लिए पढ़ना है तो पढ़िएगा, ये अब आपके पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। अब हिंदी व्याकरण में आपको समास में कर्मधारय समास
अब बहुब्रीहि समास, मात्र 2 समास पढ़ना है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में 4 समास रखा गया था, 4 समास आपके पाठ्यक्रम में जो है रखा गया था। 4 समास में से आपको बहुकर्मधारय और बहुब्रीहि ये दोनों समास इस वर्ष पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। इस वर्ष आपको केवल द्वंद्व और द्विगु समास ही पढ़ना है, बहुब्रीहि और कर्मधारय नहीं पढ़ना है। इसके बाद से संधि में आपको जो है वृद्धि संधि नहीं पढ़नी है, केवल यण संधि पढ़ना है। बहुत आसान हो गया। अब सच में बताऊं तो 10th टॉप करना बहुत आसान हो गया है। पाठ्यक्रम इतना कम हो गया है, इतना कम पाठ्यक्रम हो गया है कि आप जब खुद पूरे पाठ्यक्रम का अवलोकन करेंगे तो कहेंगे महत्वपूर्ण चीज़ें तो हटा ही दी गई हैं। जो मेन चीज़ें थी, मेन पार्ट तो हट ही गया है एक तरीके से देखा जाए। अब देखिए आपको ये शब्द रूप में आपका सर्वनाम का जो शब्द रूप है तद और स्मत जो है हटा दिया गया पाठ्यक्रम से। धातु रूप में आपका दृश्य और पक्ष आपको हटा दिया गया, या वो आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक, तो 30% जो आपका पाठ्यक्रम जो हटा दिया गया है शासन द्वारा, हम लोगों ने उस पर चर्चा कर लिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि 70% में क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है अब हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब 70% में तो 100 नंबर का पेपर आएगा ही आएगा, पेपर 3 घंटे का रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब देखिए, और जो ये 70 नंबर का 100 अंक का जो पेपर है, मैं आपको बता दूं 70 नंबर आपको लिखित परीक्षा में से पास होना होता है, और 30 नंबर आपको जो है प्रोजेक्ट वर्क या जो है विद्यालय की जो है गतिविधियों पे आपको 30 नंबर दिया जाता है, और 70 नंबर आपको जो है लिखित परीक्षा में पाना होता है। दोनों मिलाकर पूर्णांक आपके हो गए 100। ये तो आप जानते हैं। अब देखिए इसमें आपको जो है गद्य साहित्य का जो संक्षिप्त विकास है, संक्षिप्त इतिहास है, जिसमें केवल शुक्ल और शुक्लोत्तर युग ही पढ़ना है। इसमें गलती से भी अब भारतेंदु युग मत पढ़ लीजिएगा, गलती से भी जो इसमें द्विवेदी युग मत पढ़, केवल शुक्ल और शुक्लोत्तर युग ही पढ़ना है गद्य में। और 5 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा, जो पहले पूछा जाता था वैसे इस साल भी पूछा जाएगा। पद्य साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में केवल रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है। भक्ति काल से सवाल बिल्कुल नहीं आएगा, आदिकाल से सवाल बिल्कुल नहीं आएगा, केवल तो केवल रीतिकाल और आधुनिक काल ही इस वर्ष पढ़ना है। यह भी 5 नंबर का सवाल आएगा, जैसे पिछले साल पूछा गया था वैसे ही इस वर्ष भी पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई कटौती नहीं की गई है। अब आते हैं हम गद्य का। गद्य में जो है आपका संदर्भ सहित व्याख्या, जैसे पहले प्रश्न पूछता था कि संदर्भ जो है 2 नंबर का रेखांकित अंश ऐसे अंडरलाइन किया रहता था, वो कहता था उस रेखांकित अंश की आप व्याख्या करिए, तो व्याख्या पे 2 नंबर मिलता था। आप जो है उससे तत्परक जो प्रश्न पूछा जाता था उस प्रश्न का आप 2 नंबर का होता था, तो 6 नंबर का आता था संदर्भ सहित व्याख्या। एक तरीके से आपको वो करना है जैसे पूछा जाता था गद्य में। ठीक, अब ऐसे ही आपका काव्य में भी होता था कि संदर्भ व्याख्या व काव्यगत सौंदर्य लिखना होता था। 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर का ये। ठीक, इसके बाद से संस्कृत गद्यांश व पद्यांश का हिंदी अनुवाद आपको करना होता था, या तो गद्य आए या तो पद्य आए, आपको 4 नंबर का करना होता था। 1 नंबर संदर्भ पे मिलता था, 3 नंबर जो है आपको हिंदी अनुवाद पे मिलता था। ओवरऑल आपको 4 नंबर मिलता था, प्रश्न संख्या 4 से संस्कृत वाला। अब प्रश्न संख्या 5 जो आपका बनता था, पाठ्यक्रम में जो लेखक हैं या कवि हैं, जो गद्य वाले हैं वो लेखक हैं, जो काव्य लिखते हैं वो कवि कहलाते हैं। उनका जीवन परिचय करना होता था। 3 नंबर जो आपको मिलता था वो गद्य के जो लेखक होते थे उनका जीवन परिचय पे, अपद्य के जो लेखक होते थे कविता के जीवन परिचय पे आपको 6 नंबर मिलता था, 3-3 मिला के। ठीक है, इसके बाद से संस्कृत में जो निर्धारित पाठ रखी गई है, तो निर्धारित संस्कृत में निर्धारित पाठों से जो आपको कंठस्थ एक श्लोक याद करना होता था। जो प्रश्न पत्र में 9 आया हो वह पाठ आपको लिखना होता था। उस एक श्लोक जो है 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 6 लाइन का हो, 8 लाइन का हो। लाइन का इसमें बाउंडेशन नहीं है। अगर 2 लाइन की ही कविता श्लोक अगर याद है तो आप इसको परीक्षा में लिख के 2 में 2 नंबर आप पा सकते हैं। 4 नंबर का याद है तो 4 नंबर का लिखिए, 8 लाइन का याद है तो 8 लिखिए, 12 लाइन का तो 12 लाइन लिखिए। आपके ऊपर है, 2 से जितना आप बेसी करना चाहें उतना करिए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, प्रश्न पत्र में 9 आया हो, यह भी ध्यान रखिए। और संस्कृत में निर्धारित पाठों पर 2 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते थे। तो वो लघुत्तरी प्रश्न वही आपके जो है वाराणसी से या वीर वीरेण पूज्यते
या जो कुछ भी आपके जो है प्रबुद्धो ग्रामीण जो जो पाठ्यक्रम में आपके रखा गया उस पाठ्यक्रम से आपको 2 सवाल पूछा जाता था और 2 नंबर का ये सवाल आता था। तो इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। जैसे प्रश्न पत्र पहले आता था वैसे प्रश्न पत्र इस साल भी आएगा। आगे देखते हैं। जो ये काव्य सौंदर्य के तत्व हैं जिसमें रस आता है, छंद आता है और अलंकार आता है। तो रस में आपको केवल बाबू हास्य रस और केवल करुण रस ही पढ़ना है। इसके अलावा और कोई रस आप मत पढ़िएगा। केवल तो केवल हास्य रस और केवल तो केवल करुण रस, बस यही 2 रस पढ़िएगा। इन्हीं 2 रसों में से आपको व्याख्या भी आपको उसके लक्षण पहचानने को मिल जाएंगे या उदाहरण लिखने को मिल जाएंगे। मात्र 2 रस, हास्य रस और करुण रस, यही आपके पाठ्यक्रम में है, यही पढ़ना है। अलंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मात्र 3 अलंकार पढ़ना है। इन 3 अलंकार में से 2 अलंकार आपके पाठ्यक्रम पेपर में रहेगा ही रहेगा। अब बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और आपको छंद में, मात्रिक छंद में केवल सोरठा और रोला पढ़ना है, लक्षण और उदाहरण। आपको मैं बताता चलूं कि जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं वो 6 नंबर के सवाल आते हैं। आप चाहें तो 6 में 6 नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं। इसमें से 1 नंबर की आप कटौती नहीं कर सकते, कटौती नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर आप हास्य रस का परिभाषा लिख दिए और इसका उदाहरण लिख दिए, पहचान दिए, स्पष्टीकरण कर दिए तो 2 नंबर मिलना ही मिलना है। मान ली उपमा अलंकार की परिभाषा लिख दिए, उदाहरण लिख दिए, 2 नंबर मिलना ही मिला। क्या काटेगा एग्जामिनर भाई उसमें? आपने रोला का परिभाषा लिख दिया और उससे कविता लिख के मात्रा गिन दिया, 2 में 2 मिल गया। तो 6 नंबर आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती है। ठीक, अब आते हैं हम हिंदी व्याकरण व शब्द रचना के तत्व में क्या पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में आपका जो है 11 नंबर का सवाल आएगा, जिसमें आपका अनुप्रास पढ़ना, जिसमें आपको अनुप्रास पढ़ना है, जिसमें आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, ये तत्सम पढ़ना है और पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं। अब आप में इसमें भी निर्धारित है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए, आपको उपसर्ग में केवल अ उपसर्ग, अन उपसर्ग, अधि उपसर्ग, पन जो है, अनु है, उप है, हस है, निर है, अधि है, परि है, सु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मात्र आपको 11 उपसर्ग पढ़ने हैं भैया। 11 उपसर्ग में परीक्षा में आपको 5 उपसर्ग आता है। देखिए बारीकी समझिए, 11 आपको पढ़ना है। ठीक, परीक्षा में 5 उपसर्ग पूछा जाता है। ठीक, जिसमें आपको करना होता है 3। इस 11 उपसर्ग में 5 उपसर्ग परीक्षा के प्रश्न पत्र में रहेगा और जिसमें से कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी 3 का उपसर्ग पहचानिए या उपसर्ग बनाइए। 11 आपको पाठ्यक्रम में रखा गया है, 5 आपके परीक्षा में आता ही आता है और इस 5 में से आपको 3 करना होता है। देखिए ना कितना आसान है। और ये मैंने अगर आज से अगर आप तैयारी करना शुरू कर दें, अगर सब कुछ भूल जाइए, आज से अगर अगस्त से शुरू करना चाहते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में परीक्षा है। ठीक, आज के आपके 7 महीने बाद परीक्षा है। 7 महीने में अगर 1 महीने में अगर 1 याद करते हैं तो 5 याद होगा, 5 में से 3 तो मिलना ही मिलना है। अगर 1 महीना में केवल 1 शब्द का अध्ययन करते हैं तो बहुत आसान है। 10th बोर्ड पास करना बहुत आसान है। पता नहीं कहाँ आप लोग घबरा जाते हैं, डरिए बिल्कुल मत, एकदम हौसला रखिए, आप अच्छा करेंगे इस बार। इसके बाद से प्रत्यय में देखिए, आपको आई प्रत्यय, त्व प्रत्यय, ता प्रत्यय, पन प्रत्यय, वा प्रत्यय, हट व वट प्रत्यय। आपको अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 प्रत्यय ही पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 प्रत्यय पढ़ना है। और 7 प्रत्यय में परीक्षा में जो है आपके 4 प्रत्यय रहता है। 4 प्रत्यय में आपको 2 प्रत्यय करना होता है। 7 आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, 4 पेपर में आता है और 2 आपको करना होता है पाठ्यक्रम में, 2 आपको पेपर में आता है। इस तरीके से प्रत्यय जो होता है वो 2 नंबर का सवाल बनता है। इसके बाद से अभी चर्चा हो रही थी समास पे। समास में इस वर्ष जो है आपको केवल 2 समास पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। समास आपके पाठ्यक्रम में 4 रखा गया था, द्वंद्व था, द्विगु था, बहुब्रीहि था और कर्मधारय था। कर्मधारय और बहुब्रीहि इस वर्ष परीक्षा के
पेपर में नहीं आएगा, उसको निकाल दिया गया है कोरोना की वजह से। अब जो है तत्सम शब्द आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पर्यायवाची आपको पढ़ना है, आप इसको रट्टा मार, बहुत आसान है हिंदी व्याकरण। अब आते हैं संस्कृत व्याकरण पे हम चर्चा कर लें। संस्कृत व्याकरण भी आपका 8 नंबर का सवाल आता है। आपको संधि में केवल यण संधि पढ़ना है भैया, केवल यण संधि सबसे आसान है, यण संधि 2 नंबर का सवाल आपका यण संधि से बनेगा। ठीक, आपको केवल यण पढ़ना है और कोई दीर्घ नहीं पढ़ना है, आपको गुण नहीं पढ़ना, आपको वृद्धि नहीं पढ़ना, आपको आदि नहीं पढ़ना है, केवल तो केवल भैया आपको यण संधि ही पढ़ना है। ठीक, शब्द रूप में सभी विभक्तियों की पहचान में आपको संज्ञा में जो है फल का, मति का, मधु का, नदी का, केवल 4 आपको शब्द रूप पढ़ने हैं, केवल 4 शब्द रूप आपको पढ़ना है, जिसमें फल का, मति का, मधु का और नदी का। इसके अलावा और कोई भी आपको संज्ञा का नहीं पढ़ेंगे। इसी 4 में से आपको 2 मिल जाएगा और 2 ही आपको करना होता है। और धातु रूप की अगर हम चर्चा करें तो धातु रूप में आपको लट का, लोट का, लिट का, विधिलिंग का और लंग का, ये जो 5 लकार हैं, इन 5 लकारों में केवल 2 पढ़ना है। पठ धातु का रूप आप शुरू से याद किए होंगे, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में आपने पठ का और हस का, ये 2 धातु रूप आप तैयार किए होंगे। उन्हीं 2 धातु रूपों से जो आपका 2 नंबर का सवाल बन जाता है। इसके बाद से आपका जो है घ वाला जो घ बनेगा वो बनेगा, कहाँ गया भैया, इसके बाद से जो घ वाला आपका सवाल बनेगा, 1 मिनट, हाँ, इसके बाद से ये जो घ वाला सवाल बनेगा, ये हिंदी के सरल वाक्यों का मैंने आपको अनुवाद करना रहेगा, ये ट्रांसलेशन है, आपको ये अनुवाद करना होगा। ठीक, इसके बाद से आपको ये निबंध जो है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पे आपको निबंध लिखना होगा। और ये आपको ये जो खंड काव्य आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, वो खंड काव्य से आपको 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका आंतरिक मूल्यांकन है, जो प्रोजेक्ट पे आपको नंबर दिया जाएगा, जो आपका जो है भाषण, वाद विवाद, डिबेट जो आप करते हैं, जो आप निबंध लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, कविता, जो अपठित गद्यांश होता है उस पर आपको 30 नंबर दिया जाएगा, ये आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर। ठीक, आइए एक बार और हम निर्धारित पाठ्यवस्तु पे चर्चा कर लें। तो निर्धारित पाठ्यवस्तु में जो गद्य में हमको 4 पाठ पढ़ना है, वो 4 पाठ में कौन कौन से पाठ पढ़ने के बार और हम देख लेते हैं। हमको मित्रता पढ़ना है, ममता पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़नी है और जो है अजंता पढ़ना है। यही 4 पाठ पढ़ना है भैया। इसमें से 2 पाठ अगर आप ईमानदारी से पढ़ लें, तो मित्रता और ममता, तो आपको गद्यांश की व्याख्या भी मिल जाएगी और आपको जीवन परिचय भी मिल जाएगा। बस आपको 4 ही पढ़ना है। काव्य में देखा जाए तो सूर का केवल आपको पद पढ़ना है, तुलसीदास तो पूरा पढ़ना था, रसकान आपको पूरा पढ़ना था, बिहारी आपको पूरा पढ़ना है, रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम पूरा पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त का आपको पूरा पढ़ना है, महादेवी वर्मा का केवल हिमालय पढ़ना है। यहीं से वर्षा सुंदरी आपको निकाल दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत का जो है चंद्रलोक में प्रथम बार निकाल दिया गया है, केवल चीटी पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी का जो जवानी कविता था वो निकाल दिया गया है, केवल पुष्प की अभिलाषा आपको पढ़ना है। ठीक, अब झांसी की सुभद्रा कुमारी चौहान जो हम लोग मतलब आज पढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने आज पाठ्यक्रम बता दिया, कल आपको सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ाऊंगा, जो है उनका जीवन परिचय और उनका जो है क्या बोलते हैं ये उनकी व्याख्या। तो झांसी की रानी समाज भी हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अशोक वाजपेयी में भाषा एकमात्र अनंत, ये पढ़ना है। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी, बस ये हमको पढ़ना है। अब संस्कृत खंड में अगर आप चर्चा करें तो संस्कृत खंड में हमको वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर और जो है भारतीय संस्कृत वीर वीरेण पूज्यते और अरुणी श्वेत केतु संवाद और जीवन सूत्राणी, यही पाठ हमको जो है पढ़ना है। ठीक, इसके बाद से जो है खंड काव्य में कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, ये जिला वाइज दिया गया है। तो हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर में मातृभूमि के लिए पढ़ाया जाता है, तो मातृभूमि गोरखपुर, हम लोग को मातृभूमि ही पढ़ना है। 3 नंबर का सवाल आपका आएगा यहाँ से। किसी का चरित्र चित्रण आ जाएगा, सारांश लिखने के लिए आ जाएगा, या उद्देश्य लिखने के लिए आ जाएगा, या किसी भी सर्ग की कथा लिखने के लिए आपको आ जाएगा। ये रहा आपका जो है खंड काव्य। इस तरीके से हम लोगों ने जो है पूरा पाठ्यक्रम जो नवीन शासन द्वारा जो संशोधित कोरोना की वजह से जो पाठ्यक्रम आया है, हम लोगों ने पाठ्यक्रम पे चर्चा
कर लिया। हम लोग अब समझ गए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान स्वरचित झांसी की रानी समाधि पर की व्याख्या। आज के लिए धन्यवाद।